कर भला तो हो भला। एक गांव में सुरेश और ब्रिजेश नाम के दोस्त रहा करते थे। सुरेश काफी नेक दिल का इंसान था। वह लोगों की मदद करता और उसमें अपना भलाई खोजता। वही ब्रिजेश काफी मतलबी था। वह लोगों की मदद कभी न किया करता, ऊपर से वह उनकी बुराइयां किया करता। एक दिन ब्रिजेश ने सुरेश से कहा, अरे भाई, तुम जो इतना दूसरों को दान देते हो, कभी सोचा है अगर ये पैसा तुम खुद जमा करो तो कितना भला होगा तुम्हारा। अरे भैया ब्रिजेश, मेरा भला क्या ही होगा, मैं सबकी मदद करके ही खुश रहता हूँ और इसमें ही मेरी भलाई है, मुझे करके काफी अच्छा लगता है। अरे भैया सुरेश, तुम सुनो, तुम जो लोगों की सहायता करते फिरते हो, कौन सा लोग तुम्हें याद रखेंगे। आज तुम सहायता कर रहे हो तो लोग तुम्हें याद भी रखे हैं, परंतु कल को तुम उनकी सहायता करना बंद कर दोगे, लोग तुम्हें क्षण भर में भूल जाएंगे। और ये सब जो भलाई की बातें हैं ना, वो सिर्फ बुजुर्गों के मुंह से ही अच्छी लगती है। अरे भाई, मैं आज भी तुम्हें कहता हूँ, तुम अगर बचत करोगे ना तो तुम्हारी ही सहायता होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम देख लो भैया सुरेश। ब्रिजेश की सारी बातें सुनकर सुरेश मुस्कुराता हुआ घर को चला गया। उसे मालूम ही ना था कि इधर ब्रिजेश उसे जलने लगा था। सुरेश के जाते ही ब्रिजेश ने खुद से कहा, हाँ भाई, गांव में तो सिर्फ इसके ही भलाई के चर्चे हो रहे हैं। जिधर देखो सिर्फ सुरेश का ही नाम लिया जा रहा है, कोई तो भला मुझे पूछता भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा बेटा ब्रिजेश, ऐसे ना चलेगा। इतना कहकर ब्रिजेश अपने घर को लौट जाता है। ब्रिजेश की पत्नी कमला इधर ब्रिजेश को क्रोधित देखकर उससे पूछती है, क्या बात है, आपके चेहरे से गुस्सा क्यों झलक रहा है। अरे क्या बताऊं, और भला तुम्हें क्या ही बताऊं, ये गुस्सा सिर्फ मुझे मेरे दोस्त के कारण आ रही है। तुम भला जानकर क्या करोगी। आप भला बता कर तो देखिए, हो सके मैं कुछ उपाय बता सकूं। अरे कमला, तुम तो जानती हो सुरेश की दुकान आए दिन काफी अच्छी चल रही है, जिसके कारण वह आजकल दिखावे की भलाई करने लगा है। और गांव के लोग जितना उसका सम्मान करते हैं, उतना तो इस गांव में किसी का ना करते। इसी बात से मुझे काफी जलन हो रही है। काश कुछ ऐसा हो जाए ताकि सुरेश की दुकान छिन जाए, तब उसे दिखावे की भलाई कितने दिन चलेगी मैं भी देखता हूँ, तभी सुरेश की अकल ठिकाने को आएगी। अच्छा, तो यह बात है, तब तो इसके लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, इसमें मैं भला बुद्धि कैसे लगाऊं। अरे, आपका मित्र तो जमींदार भी है, क्या आप उसके पास उठना बैठना करते हैं, फिर भी आपका दिमाग जमींदार जैसा ना हुआ। क्या कहना चाहती हो कमला, साफ साफ कहो ना, ये एडी टेढ़ी बातें मुझे कुछ समझ ना आ रही। अरे, आप कुछ ऐसा करो ना ताकि सुरेश जमींदार से कुछ कर्ज ले ले। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कमला, सुरेश का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है, धन दौलत की कमी नहीं है, वह भला जमींदार से किस बात का कर्ज लेगा। अरे, सुरेश कर्ज लेगा नहीं, तुम्हें उसे उकसाना होगा ताकि वो जमींदार से कर्ज ले ले। परंतु यह संभव कैसे होगा। इसको संभव करने के लिए मेरे पास एक अच्छा विचार आया है। तभी कमला ब्रिजेश को कुछ कहती है और ब्रिजेश कमला की सारी बातें सुनकर उसे कहता है, वास्तव में मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग तो है। इतना कहकर ब्रिजेश हंसने लगा। तभी कमला उससे कहती है, अब देर ना करो, मैंने जो भी कहा है वह जाकर जल्दी जल्दी करो ताकि सुरेश आगे दिखावा ना कर पाए। हाँ हाँ कमला, अभी जाता हूँ। तभी ब्रिजेश जमींदार के पास चला जाता है और जमींदार से कहता है, अरे भैया, आपको यह नहीं लगता कि आपका रुतबा धीरे धीरे गांव में कम होते जा रहा है और वह सुरेश आजकल लोगों के बीच में काफी प्रचलित होते जा रहा है। हाँ भाई, लगता तो मुझे भी है, परंतु क्या किया जाए। अरे भैया, करना तो कुछ पड़ेगा, वरना आपका रुतबा और आपका धंधा दोनों बंद पड़ जाएगा। जिस प्रकार सुरेश आजकल लोगों की मदद कर रहा है, बिना सुध का उन्हें पैसा दे रहा है, तब तो कोई भी लोग आपसे पैसे लेने नहीं आएगा। हाँ भाई, जानता तो मैं भी हूँ, परंतु अब मैं कर भी क्या सकता हूँ।
आप कहे तो मैं आपको कुछ सुझाव दूं जिस प्रकार आपका भी भला हो जाएगा और सुरेश की दुकान भी छीन जाएगी, इस कारण मुझे खुशी भी मिलेगी। तुम्हें कैसे खुशी मिलेगी सुरेश? जहाँ तक मैं जानता हूँ सुरेश तो तुम्हारा सच्चा मित्र है ना, तुम्हें मेरी सहायता करके क्या ही मिलेगा? हाँ हाँ, मित्र तो था, परंतु अब मुझे उससे काफी जलन होती है। वह इतना दिखावा जो करता है, भला लोगों की भलाई करके वह प्रचलित हो रहा है और कोई भी लोग मुझे पूछते भी नहीं है। इसके लिए मुझे काफी जलन हो रही है। मैं चाहता हूँ आप उसकी दुकान छीन ले ताकि वो लोगों के बीच दिखावा ना कर सके। चलो ठीक है, परंतु मुझे सुझाव तो बताओ। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। तो सुनो भैया जमींदार, बात यह है कि हम सभी को मालूम है सुरेश दयालु तो है और वो हर किसी की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। तो तुम कुछ ऐसा करो कि अपने एक बूढ़े नौकर को उसके दुकान पर भेजो। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि उस बूढ़े नौकर को सुरेश ना पहचानता हो। उसे कहना कि वो उसकी दुकान पर जाकर रोए और ढेर सारा दुखड़ा गाए, जैसे कि उसके घर में चोरी हो गई हो और उसे अपनी बेटी की शादी करानी हो। उसे कहना कि सुरेश को झूठी कहानी सुनाकर उसे अपने जाल में फंसा ले। इतना दुखड़ा गाए कि सुरेश उसकी मदद करने को तैयार हो जाए। वैसे मैं तो वहाँ मौजूद रहूंगा ही और बाकी सब संभाल ही लूंगा। इतना तो मैं जानता ही हूँ कि सुरेश उसकी मदद करने को कभी ना टालेगा। जैसे ही वो उसकी मदद करने को हाँ करता है, तब मैं उसे आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार सुरेश आपसे कर्ज ले ले तो बस फिर क्या, आप उस पे भारी से भारी ब्याज लगाकर दुकान छीन लेना। तो क्या भाई जमींदार, कैसी लगी मेरी योजना? बताओ बताओ। अरे वाह, क्या योजना बनाई है ब्रिजेश तुमने, मानना पड़ेगा तुम्हारी बुद्धि को। कमाल कर दिया भाई तुमने तो। अब देखो कैसे छीनता हूँ मैं उसकी दुकान। दोनों काफी जोर से हंसने लगे। फिर जमींदार एक बूढ़े नौकर को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे रामू, जरा इधर आना। आया मालिक। तो देखो रामू, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसके लिए मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। परंतु मालिक, मुझे ऐसा क्या काम करना है? काम यह है कि तुम सुरेश को जानते हो। हाँ, वो दयालु सुरेश ना, जो आजकल सबकी काफी मदद कर रहा है, काफी नेक इंसान है वो ऐसे। हाँ हाँ, वही सुरेश। तुम्हें उसके दुकान जाना है और उसके सामने झूठ का रोना रोना है, जैसे कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई है और तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी करना है। इतना रोना है कि वो तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाए और फिर वो मुझसे कर्ज लेने आएगा, तब तुम्हारा काम हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी 50 सोने के सिक्के दे दूंगा। कर लोगे ना भाई रामू? जी मालिक, कोशिश जरूर करूंगा। हाँ ठीक है, तो अब तुम सुरेश के दुकान जाओ। तभी रामू सुरेश की दुकान की ओर चला जाता है। वहाँ ब्रिजेश भी मौजूद था। रामू सुरेश के पास जाकर रोने लगा। अरे बाबू, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैंने तुम्हारी काफी प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है तुम लोगों की काफी मदद करते हो। बाबू, मेरी भी मदद करो। मेरे घर में चोरी हो गई है और मेरी बेटी की शादी है। चोरों ने सारा गहना पैसे सब लेकर चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? मेरी सहायता करो। मैं यह समस्या लेकर अपने गांव के राजा के पास भी गया था, परंतु वह मुझ जैसे गरीब की सहायता क्यों ही करेंगे। मैं काफी समस्या में हूँ, मेरी सहायता करो। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चाहे तो मैं जाके आत्महत्या कर लूँ या फिर तुम मेरी मदद करो। इस उम्र में मुझसे वापस से उतने पैसे ना कमाए जाएंगे कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं। बेटा, मेरी सहायता करो। महाराज ने भी इस दुष्ट लोगों की मदद करने से मना कर दिया है। काफी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आया हूँ बेटा, मेरी सहायता करो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी समस्या हो गई आपके साथ, परंतु मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, आप रोइए ना। लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा, विवाह के लिए तो काफी धन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो मेरी व्यापार थोड़े ही दिनों से सही चल रही है
उतना धन तो नहीं है कि मैं आपकी बेटी का विवाह संभाल सकूं, परंतु मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं कुछ करता हूँ। अरे तो तुम इतना चिंता क्यों करते हो सुरेश? जमींदार मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अभी तुम उससे कर्ज ले लो और फिर जब व्यापार काफी अच्छा चल रहा हो तब तुम उसे कर्ज लौटा देना। ऐसे इस बाबा की मदद भी हो जाएगी और तुम पे इतना भार भी ना पड़ेगा। तो क्या कहते हो, कर्ज ले रहे हो जमींदार से क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा ब्रिजेश। इतना कहकर सुरेश बाबा से कहता है, बाबा आप इधर ही रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब सुरेश और ब्रिजेश जमींदार के घर जाते हैं। जमींदार ने सुरेश से कहा, अरे भाई सुरेश, तुम मेरे घर आए हो, भला क्यों? अब क्या बताऊं जमींदार, एक बाबा मेरे पास सहायता के लिए आए हैं। उन्हें उनकी बेटी के विवाह करना है और उनके घर पर चोरी हो गई है। फिलहाल तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उनकी सहायता कर सकूं, इसलिए मैं आपसे कर्ज लेने को आया हूं। अच्छा, मुझसे कर्ज लेने को आए हो, चलो मैं तुम्हें कर्ज दे भी देता हूँ, परंतु याद रखना मुझे 1 महीने में मुझे अपने पूरे पैसे वापस चाहिए। अरे ठीक है भाई, वापस कर दूंगा। अभी व्यापार थोड़ा ठीक चल रहा है, 1 महीने में सारे पैसे आराम से लौटा दूंगा। फिलहाल मुझे कर्ज दे दो, मुझे बाबा को देना है। जमींदार ने सुरेश को कर्ज दे दिया और सुरेश ने वह कर्ज उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। सुरेश से कर्ज लेते ही वह बूढ़ा व्यक्ति जमींदार के घर चला गया। यो लीजिए जमींदार साहब, आपके पैसे घूम फिर कर आपके पास वापस आ गया। हाँ, आना ही था। ब्रिजेश ने इतना अच्छा योजना जो बनाया है, मेरा पैसा घूम फिर कर मेरे पास वापस भी आ गया और सुरेश मेरा कर्जदार भी बन गया। हाँ, मजा आ गया। अब देखो मैं कैसे उसकी दुकान छीनता हूँ। क्या योजना बनाया है सुरेश को फंसाने का, मजा आ गया। ऐसे ही दिन बीतते रहे और 1 महीना कब बीत गया पता भी ना चला। आज सुरेश जमींदार के पास उसका कर्ज लौटाने को आया है। ये लीजिए भैया जमींदार, आपके सारे पैसे लेकर आया हूँ, यह लीजिए। सारे पैसे लेकर आए हो? भाई कर्ज लेकर आए हो, ब्याज कहाँ है? ब्याज? आपने ब्याज के बारे में तो कुछ ना कहा था। अरे भैया सुरेश, अब मैं आपके जैसा दयालु तो ना हूँ कि कर्ज भी दूंगा और ब्याज भी ना लूंगा। अरे इसी से तो मेरा पेट चलता है। देखो भैया, ये तुमने मुझे कर्ज के पैसे लौटाए हैं, मेरे ब्याज के पैसे भी दो, वो दुगनी होती है कर्ज के पैसों से। दुगनी? ऐसे ब्याज कैसे लिया जाता है? मेरे यहाँ ब्याज ऐसे ही लिया जाता है, परंतु आपने यह कर्ज लेने समय पर तो ना बताया था। अरे ये भला बताने की क्या बात है? तुम किसी भी जमींदार या साहूकार से पैसे लेते हो, तुम्हें ब्याज तो देने ही पड़ते हैं ना। वो तुम्हें पूछनी चाहिए थी, मुझे लगा तुम्हें पहले से मालूम होगा। मेरे पास अब और पैसे ना है, मैं ब्याज ना दे पाऊंगा। तुम ब्याज ना दे पाओगे तो भला मेरी इसमें क्या गलती है? देखो, चाहे तुम आज मुझे ब्याज के साथ मेरा कर्ज चुकाओ या फिर मुझे अपनी दुकान गिरवी दे दो। क्या? दुकान गिरवी? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं दुकान भला कैसे गिरवी दे सकता हूँ? वो मेरा इकलौता व्यापार है। तो भैया तुम खुद बताओ, ये भी तो मेरा व्यापार है। तुम ब्याज ना दोगे तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? मुझे कुछ तो उस ब्याज के बदले लेना पड़ेगा ना। चलो एक काम करता हूँ, उस दुकान में मैं तुम्हें नौकर जैसा रख सकता हूँ। इससे तुम कमाई भी कर लोगे और तुम्हारी दुकान मेरी हो जाएगी। इससे मेरे ब्याज के पैसे भी चुकते हो जाएंगे और तुम्हें भी कमाई होते रहेगी। मंजूर है ये शर्त? नहीं, मुझे यह शर्त तो बिल्कुल मंजूर नहीं कि मैं अपने ही दुकान में नौकर जैसा काम करूं। मुझसे यह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो मेरी दुकान है। तो भैया तुम अपना देख लो, क्योंकि ब्याज के बदले मैं तुम्हारी दुकान जरूर लूंगा। और अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो चलो महाराज के पास, देखा जाए वो क्या फैसला सुनाते हैं। हो सके वो दुकान के साथ साथ तुम्हारे घर भी मुझे दे दे। सोच लो, चाहे मुझे अपनी दुकान दे दो या महाराज के पास चलो। नहीं, महाराज के पास तो मुझे नहीं जाना। एक काम करो, तुम दुकान ही रख लो
अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। ना कहकर सुरेश उदास होते हुए अपने घर को लौटता है और जाकर रोने लगता है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो व्यापार ही मुझसे छिन गया। मैंने तो बाबा की भलाई की थी, क्या भलाई की सजा मुझे यह मिलेगी। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो खाने को भी पैसे ना बचे। कैसे दिन का गुजारा करूंगा और कैसे घर परिवार चलाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ ही ना आ रहा। अपनी दुकान में नौकर का काम, ना ना ना, यह मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भला मैं अब कर भी क्या सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुरेश को इस प्रकार रोते देख उसकी पत्नी विमला उसके पास आती है और उसे कहती है, क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रहे हैं? अब क्या बताऊं विमला, तुम्हें याद है मैंने एक बाबा की सहायता की थी। मैंने जमींदार से कर्ज लिए थे। उस समय तो जमींदार ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मुझे ब्याज देने पड़ेंगे, परंतु आज जब कर्ज लौटाने गया तो जमींदार कहते हैं कि मुझे ब्याज के साथ कर्ज लौटाने हैं। मेरे पास तो ब्याज के पैसे ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मेरी दुकान गिरवी रख ली और कहते हैं कि मुझे अपने दुकान में नौकर का काम करना पड़ेगा। परंतु मेरी ही दुकान में मैं भला नौकर का काम कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उनकी यह बात मानने से इनकार कर दिया। परंतु अब मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा और अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ। अरे तो इसमें इतने रोने की क्या बात है, आपने तो किसी की भलाई ही की थी ना, और आप ही तो कहते हैं कर भला तो हो भला। अरे कभी ना कभी हमारा भी भला होगा। आप नौकर का काम तो नहीं कर सकते उस दुकान पर, परंतु कहीं और तो काम कर सकते हैं ना। इस गांव में ना सही, दूसरे गांव में ही सही, आप वहां जाकर काम ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको काम मिल ही जाएगा। विमला की इन सारी बातों को सुनकर सुरेश उससे कहता है, तुम सही कहती हो, मुझे काम ढूंढना चाहिए। इस गांव में तो मुझे करने में अच्छा नहीं लगेगा, परंतु दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढता हूँ। अगले ही दिन सुरेश दूसरे गांव की ओर काम की तलाश में चला गया। वह निरंतर चलता जा रहा था, वह बिल्कुल भी रुका नहीं। परंतु शाम होते होते वह थक गया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर ही रहा होता है कि एक बाबा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बालक, तुम्हें मैंने आज तक इस गांव में कभी देखा नहीं है। तुम इस गांव में नए आए हो क्या? प्रणाम गुरुजी, आप सही पहचाने। मैं दूसरे गांव से इस गांव में काम की तलाश करते करते आया हूँ। अच्छा, तो बताओ तुम उस गांव में क्या करते थे बालक? गुरुजी, ऐसा है कि उस गांव पर मेरा एक दुकान था, वह काफी अच्छा चल रहा था। परंतु एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे दुकान पर आकर खूब रोने लगा। कह रहा था कि उसकी बेटी की शादी है और उसके घर पर चोरी हो गई है। उसका यह दुख देखकर मुझसे रहा ना गया। मैंने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दिया और जाकर अपने गांव के जमींदार से कर्ज ले लिया। कर्ज तो मैंने 1 महीने में चुका दिया, परंतु ब्याज ना चुका पाया। इसी कारण गांव के जमींदार ने मेरी दुकान गिरवी रख ली और कहा कि मुझे अपने ही दुकान पर नौकर का काम करना होगा। मुझसे यह कभी नहीं होगा, इसलिए मैंने उन्हें तुरंत मना कर दिया और दूसरे गांव काम के तलाश करते करते आ गया हूँ। तो यह बात है बालक। सुनो, तुमने उस व्यक्ति का भला किया है तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ हमेशा भला करेगा। परंतु यह बात याद रखना, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना चल रहा हो, कभी भी बेईमानी का रास्ता मत चुनना और हमेशा अच्छा करते चलना। बाकी सब ईश्वर खुद संभाल लेंगे। जी गुरुजी, मैं कभी भी बेईमानी के रास्ते पर ना चलूंगा। तभी गुरुजी वहां से चले जाते हैं और सुरेश वापस आगे बढ़ने लगता है। वह बढ़ते बढ़ते एक दुकान के पास जाता है। वहां पे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। वह उनके पास जाकर कहता है, भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ कहीं मेरे लायक कोई काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। इसकी यह बातें सुनकर एक व्यक्ति उससे कहता है, तुम कौन सा काम कर सकते हो, जरा मुझे बताओ। मैं एक काम जानता हूँ। अरे भाई, मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे सारे काम आते हैं, बस मुझे अभी बहुत काम की आवश्यकता है। अच्छा तो सुनो, मैं राजमहल में घोड़ों की देखभाली करता हूँ।
परंतु मेरी माँ की तबीयत अभी बहुत खराब है। महाराज ने कहा है कि मैं अपने जगह पर कोई एक व्यक्ति ढूंढ कर लाऊं जो उनके घोड़ों का देखभाल कर सके, तभी मैं अपने माँ के पास गांव जा सकूंगा, वरना मुझे वह जाने नहीं देंगे। क्यों भाई, तुम घोड़ों की देखभाल कर सकोगे ना? हाँ भाई जरूर, मैं घोड़ों की देखभाल बहुत अच्छे से करूंगा। तो ठीक है, चलो फिर मेरे साथ राजमहल, महाराज से इस बारे में बात कर लेते हैं। सुरेश और वह व्यक्ति राजमहल की ओर चला गया। महाराज के पास जाकर वह व्यक्ति महाराज से कहता है, महाराज, आपने कहा था ना कि मुझे एक व्यक्ति ढूंढ कर लाना होगा जो मेरे जगह पर आपके घोड़ों की देखभाल करेगा। तो यह लीजिए, यह सुरेश है, यह घोड़ों की देखभाल करने को तैयार है। क्या तुम मेरे घोड़ों की देखभाल कर सकोगे? जी महाराज, मैं आपके घोड़ों की देखभाल कर सकूंगा। तो फिर ठीक है, तुम अपने गांव जा सकते हो और आज से तुम सुरेश इसी महल में जहां यह रहा करता था, तुम उसी कमरे में रहोगे और घोड़ों की देखभाल करोगे। सुरेश अब राजमहल में घोड़ों की देखभाल किया करता था। वह निरंतर घोड़ों को चारा देता, पानी देता और उसका खूब सारा ध्यान रखता। एक दिन दो सिपाही उसके पास चने की बोरियां लेकर आते हैं और कहते हैं, यह लो 2 चने की बोरियां, घोड़ों को खिलाने की काम आएगी। तभी सुरेश की नजर अलग से रखी चने की बोरियों पर जाती है और वह सिपाहियों से कहता है, अच्छा, वो सब चने की बोरियां किस काम आएगी? क्या महाराज ने घोड़ों को खिलाने के लिए बस 2 चने की बोरियां ही दी है? अरे नहीं, वो सारी चने की बोरियां महाराज ने घोड़ों को खिलाने को दी है। परंतु घोड़े इतना चना क्या करेंगे खाकर? हम सभी बाकी चने को बाजार में बेचते हैं ताकि हमारा भी खाने पीने का खर्चा निकल जाए। क्या? यह तो महाराज के प्रति बेईमानी हुई ना? यह बिल्कुल गलत है। मैं इसमें आप लोग का साथ ना दूंगा। मुझे वो सारे चने की बोरियां चाहिए जिन्होंने महाराज घोड़े को खिलाने के लिए दी है, वरना मैं महाराज से जाकर ये सारी बातें कह दूंगा कि आप सभी उनके पीठ पीछे कैसे बेईमानी कर रहे हैं। अरे इतना क्यों भड़कते हो भाई सुरेश? तुमसे पहले जो काम करता था, अरे वो चंदन, वो भी हमारी मदद किया करता था। तुम भी कर लो, तुम्हारे भी खाने पीने का खर्चा निकल जाएगा। इतना क्यों भड़कते हो? नहीं, मुझे बेईमानी नहीं करना। जो मेरी मेहनत की कमाई होगी, मुझे उससे ही अपना खाना पीना का खर्चा निकालना है। मैं किसी के प्रति बेईमानी नहीं कर सकता और तुम लोग को भी करने ना दूंगा, समझे? उस दिन के बाद से किसी ने भी घोड़े के भोजन के साथ कोई भी बेईमानी नहीं और सारे चने घोड़ों को ईमानदारी से खिलाए जाते। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे घोड़े काफी तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखने लगे। एक दिन जब महाराज घोड़ों को देखने के लिए आते हैं तो वो सारे घोड़े को देखकर काफी खुश होते हैं और जाकर सुरेश से कहते हैं, अरे सुरेश, तुमने तो घोड़ों का काफी अच्छे से ध्यान रखा है। यह तो चंदन भी ना कर पाया जैसे तुमने इन घोड़ों का ख्याल रखा है। तुम आज से मेरे घोड़ों का हमेशा ख्याल रखोगे। चंदन आ भी जाएगा तो तुम दोनों मिलकर इस घोड़ों का ख्याल रखोगे, समझे? जी महाराज, शुक्रिया। हमेशा के लिए राजमहल में घोड़ों का ख्याल रखने के लिए रह गया। वह प्रतिदिन घोड़ों का अच्छे से देखभाल करता और रात में अस्तबल का दरवाजा लगाकर अपने कमरे में जाकर विश्राम करता। एक दिन जब वो अस्तबल का दरवाजा लगाकर लौट ही रहा था, तब उसे किसी की बात करने की आवाज आई। वह उस आवाज का पीछा करके उसके पास गया तो देखा कि कुछ सिपाही आपस में बातें कर रहे थे। ऐसा मानो वह कोई योजना बना रहे थे। आवाज को सुरेश नजदीक जाकर सुनता है। तो क्यों भाई, तुमने योजना सही से बनाई है ना? अरे हाँ भाई, मैंने योजना एकदम सही से बनाई है। अरे ऐसा न हो कि हम दोनों पकड़े जाए और मंत्री जी का फायदा हो जाए। अरे डरते क्यों हो भाई, हम बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाएंगे। मंत्री जी ने कहा है ना, वो थोड़े ही देर में महाराज का मुख्य द्वार खोल देंगे। बस उस द्वार से हमें अंदर जाना है और महाराज के कक्ष में जाकर उनकी हत्या कर देना है। बस हो गया काम, इसमें इतना डरना क्या है? मंत्री जी तो साथ है ही हमारे। सही कहते हो भाई, बस ये काम अच्छे से निपट जाए, फिर हमें तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से निकालना है। बहुत सही योजना बनाया है तुमने। सुरेश सिपाहियों की इन सारी बातों को सुनकर काफी दंग रह जाता है।
वह सोचता है कोई भला अपने महाराज के साथ ऐसा छल कैसे कर सकता है। अरे बताओ तुम ही, इतने अच्छे महाराज के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी मंत्री जी साथ मिले हुए हैं, जिन्हें महाराज अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं। वो उनके पीठ पीछे कैसे उनकी हत्या करने का सोच सकता है। अगर महाराज को जागरूक करना पड़ेगा, मुझे अभी ही जाना होगा। सुरेश तुरंत ही महाराज के पास चला जाता है और वह उनके पास जाकर उनसे कहता है, महाराज मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ, आज आप अपने कक्ष में ना सोए। महाराज आज आप अपने कक्ष में ना सोए। सुरेश को इतना घबराए हुए देखकर महाराज उससे पूछते हैं, भला सुरेश तुम इतना घबराए हुए क्यों हो और मुझे ही मेरे कक्ष में सोने से मना क्यों कर रहे हो? भला मैं अपने कक्ष में ना सोऊंगा तो और कहाँ सोऊंगा? महाराज मैं मानता हूँ कि आप अपने ही कक्ष में सोइएगा, परंतु मंत्री जी ने कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने की योजना बनाई है। महाराज आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए और आज आप अपने कक्ष में ना सोइए। महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ, आप चाहे तो यहीं कहीं छिप कर वह योजना को देख सकते हैं। कुछ ही देर में सिपाही मुख्य द्वार से अंदर आने ही वाले होंगे। महाराज ने सुरेश की सारी बातें सुनी और मानी भी। वह अपने ही कक्ष में एक कोने में छिपकर सिपाहियों का आने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही देर में महाराज के कक्ष में 2 सिपाही अंदर आते हैं। अरे महाराज तो आज अपने कक्ष में सो नहीं रहे हैं। हाँ तो मंत्री जी ने तो कहा था ना कि महाराज अपने कक्ष में इस वक्त विश्राम करते हैं। कहा तो था भाई, परंतु अभी महाराज दिख तो नहीं रहे। अब हम मंत्री जी को क्या जवाब देंगे? अब हम क्या बोलेंगे कि हम महाराज की हत्या ना कर पाए, उनकी सारी योजना बर्बाद हो गई? क्या बोलेंगे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पर कुछ तो बोलना होगा ना। सिपाहियों की आपस की बातें सुनकर महाराज छिपे हुए जगह से उनके सामने आ जाते हैं। महाराज को सामने देख सारे सिपाही डर जाते हैं और कहते हैं, महाराज आप तो सो रहे थे ना महाराज? तुम सभी हमारे कक्ष में इस वक्त क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, तुम सब मेरी हत्या करने आए हो? नहीं महाराज ऐसा नहीं है, हम सभी आपकी हत्या क्यों करेंगे? भला हमें आपकी हत्या करके क्या मिलेगा? परंतु मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है और इन सब में वो मंत्री भी मिला है। अरे उसे तो मैंने अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया था। जी महाराज ये सारी योजना मंत्री जी की बनाई हुई है, बस हमें तो उसका पालन कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम दोनों अभी हमारे राज दरबार में आओ और साथ में मंत्री को भी लेकर आओ। महाराज ने राज दरबार में सिपाहियों और मंत्रियों को जीवन भर की कैद सुनाई और सुरेश से कहते हैं, सुरेश तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी ईमानदारी से मैं काफी प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मंत्री जी की पद खाली हुई है, क्यों ना तुम मंत्री बन जाओ। आज के जमाने में इतना ईमानदार इंसान जो अपने राजा के प्रति ईमानदारी दिखाता है और वफादारी भी, वो कहाँ ही मिलता है। तुम मंत्री बनना चाहोगे सुरेश? जी महाराज मैं मंत्री बनना चाहता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और भला आपत्ति क्यों होगी? मैं वचन देता हूँ जैसे मैंने आज आपके साथ ईमानदारी और वफादारी निभाई है, आगे भी आपके साथ ईमानदारी और वफादारी निभाते आऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा सीखा है कर भला तो हो भला। इसलिए मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता और इसी का परिणाम है कि आज मैं मंत्री बन पाया हूँ। सुरेश की ईमानदारी, वफादारी और नेक दिल के कारण आज वो इस राज्य का मंत्री बन चुका था। सुरेश ने अपने गांव की दुकान भी जमींदार से गिरवी से हटवा ली और वह दुकान एक किराए पर दे चुका था। सुरेश अब अपनी पत्नी के साथ इस गांव में रहने लगा और वह काफी खुशी खुशी दिन काटने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। And please do follow Hungama Tunes for more such interesting videos.